अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वही करूँगा जो हमेशा से करते आ रहा हूँ, यकीन कीजिए तो फिर आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आ रहा है। आपको कुछ ज़्यादा पाने के लिए परिश्रम भी कुछ ज़्यादा ही करना होता है। किसी शायर ने खूब ही कहा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो ख्यालात जिसे खुद अपना हालात बदलने का। वेलकम दोस्त, मैं शमशेर अली लाइफ लाइन के इस यूट्यूब परिवार में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 के बाकी बचे हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, जो भी वीडियो आपको मिल रही है ना। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी बचे हुए पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। यदि किसी एपी के प्रथम n पद का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद है ना क्या है, यानी अर्थात S1 बोल रहा है, प्रथम पद अर्थात S1। प्रथम दो पदों का योग क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ। दूसरा पद क्या है, ये तीसरा। और इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन ज्ञात करना है इसमें ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं आप n पदों का योग दिया है, अर्थात Sn दिया है। Sn बराबर है 4n माइनस एन स्क्वायर, हाँ दोस्त। सो यहाँ हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो हमें पता करना है, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो S1 ज्ञात करना है, देन दो पदों का योग ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, देन दूसरा पद है ना A2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद ज्ञात करना है A3 और 10वां पद A10 और nवां पद AN ज्ञात करना है। आई होप कि प्रश्न स्पष्ट हो गया आपको। चलिए प्रश्न को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि एक एपी का Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद है ना, अर्थात S1 क्या है। प्रथम पद को आप S1 से दिखाएं या फिर आप इसको A से भी दिखा सकते हैं, बिकॉज A भी प्रथम पद होता है या S1 भी प्रथम पद ही होता है। उसी प्रकार आपको S2 ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद भी ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। ओके दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, S1 ज्ञात करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो जहां हम देख रहे हैं कि S1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो S1 बराबर होगा 4 इंटू n का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि S1 निकाल रहे हैं हम, है ना। S1 n के जगह पे 1 रख के निकाल रहे हैं, तो यहाँ n के जगह पे हम 1 पुट करेंगे। सो S1 जो होगा बराबर होगा 4 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इक्वल टू 3। S1 निकल के आया 3, या फिर ये S1 बोले इसको, या फिर इसको हम A भी बोल सकते हैं, यानी S1 या A। ये क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। ओके दोस्त, S1 या A 3 निकल के आया। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब हमें ज्ञात करना है S2। S2 ज्ञात करना है तो यहाँ दो वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। पहला तो आपका निकल के आ गया S1 या फिर A1, है ना। अब हमें ज्ञात करना है S2। सो S2 के लिए क्या करेंगे हम, हमारा जो इक्वेशन है Sn का वो है 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना। तो S2 ज्ञात करना है, अर्थात 2 के जगह पे, n के जगह पे 2 पुट करना है। सो S2 जो होगा वो होगा 4 इंटू 2 माइनस n जो है वो 2 का स्क्वायर, है ना। सो S2 का जो मान होगा वो होगा
4 इंटू 2 इक्वल टू 8 माइनस 2 टू जा 4। देन S2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और फिर देखते हैं आगे हमें क्या ज्ञात करना है। सो S2 तक हम निकाल चुके हैं, आगे हमें A2 निकालना होगा, है ना। सो A2 हम इससे डायरेक्ट कर रहे हैं ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि S1 जो है वो है S1 3 और S2 जो है वो है 4, है ना। दैट मीन्स ये पहला पद, इसको A से डिनोट करेंगे या S1 से डिनोट करेंगे, है ना। A1 से डिनोट करें या S1 से डिनोट करें, बोथ आर सेम। बट यहाँ दूसरा पद की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो इसमें जुड़ा हुआ है A प्लस A2, है ना। दोनों को जोड़ करके तो दूसरा पद आया है ना। यानी यहाँ जो संख्या है वो सपोज कि आपके पास एक कोई भी एक क्रम है ना, एक्स वाई जेड, है ना। ये जो है एक क्रम है, यह एक एपी का पद है सपोज कीजिए। तो यहाँ एक्स का मान जो है वो 3 है ना। y का मान क्या है, यही तो नहीं पता हमें y का मान क्या है, क्योंकि ये x और प्लस y दोनों को जोड़ने पे यानी दो पदों का जो योग है वो है 4, है ना। सो क्या हम यहाँ a2 निकालने के लिए अगर जो हम S2 में से S1 घटाए तो A2 प्राप्त हो जाएगा। ओके दोस्त, क्योंकि S1 तो हम लोग ऑलरेडी हमारे पास है, S1 जो है वो A के बराबर है। अब बाकी जो S2 है, S2 में से S1 घटाएंगे यानी S2 जो है उसमें से प्रथम पद घटा लेंगे तो बचेगा दूसरा पद ही ना। तो A2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास निकल के आ गई S2 की भी वैल्यू। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। A2 की वैल्यू आ गई, A3 की बात कर लेते हैं, है ना। अब हमें निकालना होगा A3। जब A2 निकल के आ गया तो हमें निकालना होगा अब A3, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं। तो A3 जब आपके पास पहला पद पता है कि पहला पद है हमारे पास 3, है ना। दूसरा पद पता है, दूसरा पद है 1, है ना। और यह AP का क्रम है। सो आप यहाँ इन दोनों में अंतर देख रहे हैं, अंतर कितना का है, तो अंतर है -2 का, अर्थात इसका D जो है वो है -2। कोई डाउट नहीं दोस्त, D जो है वो है -2। तो जो D -2 है, दैट मीन्स अगर जो हम इसमें ये प्रथम पद, सॉरी यहाँ हमारा प्रथम पद, दूसरा पद और इसमें -2 जोड़ देंगे तो तीसरा पद भी निकल के आ जाएगा, है ना। या फिर हम ऐसे करें कि A3 निकालने के लिए क्या करते हैं, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D। ओके, तो D तो यहाँ प्राप्त हो गया है। सो A3 जो होगा वो होगा 3 प्लस 2 इंटू -2, है ना। सो A3 जो होगा वो होगा 3 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस, -2 टू जा 4। सो A3 के जो वैल्यू होगी वो होगी -1। आई होप यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, है ना। सो A3 के वैल्यू भी निकाल हमने लिया, है ना। A3 की वैल्यू हमने 3 निकाला, A2 का वैल्यू हम सॉरी 3 नहीं -1 निकाला, है ना। A2 की वैल्यू हमने 1 निकाला था और S2 की वैल्यू जो थी वो 4 निकाला था हमने, है ना। और S1 की जो वैल्यू थी वो हमने 3 निकाला था। ये सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमारे पास है A10, है ना। तो A10 के लिए देखिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ सबको, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने कलर चेंज किया इसी कारणवश। सो A10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। ओके दोस्त, तो A प्लस 9D जब आप लिखेंगे A10 बराबर क्या होगा, A10 बराबर होगा A प्लस 9D। ओके दोस्त, सो यहाँ A10 इक्वल टू हो जाएगा A जो है वो कितना है, A हमने निकाला था 3 है, प्लस 9D, 9 इंटू D का मान कितना है, D का मान जो है वो है -2। कोई डाउट नहीं दोस्तों। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो A10 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 प्लस माइनस -18। सो A3 की वैल्यू जो सॉरी A10 की जो वैल्यू होगी वो होगी -15। तो यहाँ A10 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -15।
आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ओके दोस्त, तो एन देखते हैं, हम इसको निकाल के प्रयास करते हैं जानने का। तो दोस्त इसमें आगे हमें एनवा पद ज्ञात करना है ना, nth टर्म ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम एन निकालेंगे। सो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। सो यहाँ ए एन की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ए एन बराबर, ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाला है हमने, ए की वैल्यू 3 यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, प्लस एन की वैल्यू -1 और डी की जो वैल्यू हमने निकाला था वो प्राप्त हुआ था -2। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए एन इक्वल टू 3 प्लस, ओके, इसको -2 इंटू एन इक्वल टू -2n, फिर -2 और इंटू -1 इक्वल टू +2। ओके दोस्त, तो इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 3 प्लस माइनस -2n प्लस 3। सो ये होगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये एनवा पद भी निकल के आ गया 5 माइनस 2n। आई होप ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो दोस्त आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 12 पे। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6 से विभाज्य पर पहली संख्या क्या है। 6 से विभाज्य जो पहली संख्या है वो है 6, देन 12, देन 18, है ना। इसी तरह डॉट 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 ये कितना पद तक जाएगा, तो 40वां पद तक का, है ना, 40वां, यानी टोटल इसमें 40 पद है और इन सभी 40 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। सो यहाँ आपके पास जो पद दिए हुए हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है, इससे एक चीज निकल के आ रहा है, ये हम यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ये जो है वो 6, है ना। बात करें हम n की, 40वां पद लिखा हुआ है, दैट मीन्स n की जो वैल्यू होगी वो होगी 40, है ना। फिर हम बात करें d की, तो d के लिए पता है आपको a2 माइनस a1, तो जब 6 से विभाज्य वो संख्या तो d भी ऑब्वियसली 6 ही होगा, d होगा 6। ओके, और हमें ज्ञात क्या करना है, सो हमें ज्ञात करना है S14। ओके दोस्त, तो S14 बराबर क्या होता है आपको पता है, यानी Sn बराबर होता है, यहाँ मैं Sn का फॉर्मूला लिख दूं फिर से, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। मुझे पता है कि आपको पहले से ही पता था। तो S40 की जो होगी वो होगी 40/2 ब्रैकेट 2 गुणे a की वैल्यू देख रहे हैं आप 6 ब्रैकेट n की वैल्यू 40 माइनस 1 और d की वैल्यू 6। ओके दोस्त, सो आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। सो S40 जो है वो होगा, ये आप काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 दूना 40, है ना। तो ये होगा 20, ये होगा 2 में 6 से गुना करेंगे 12, सो यहाँ प्लस होता है ना, प्लस 40 माइनस 1 इक्वल टू 39 इंटू ये है 6। ओके दोस्त, सो S40 की जो वैल्यू होगी वो होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, पहले 20, ये 12 प्लस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 × 54, 4 और 5 3 15, 5 20, सॉरी 6 3 18 5 23, मैंने गलती कर दी मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा, है ना। फिर से कर लेते हैं हम, ये होगा 9 सॉरी 9 × 54 के 4, है ना, फिर 6 3 18 और 5 23, तो ये होगा 234। ओके दोस्त, सो इसको जब सॉल्व करते हैं S40 बराबर प्राप्त होता है, वो होता है
20 गुणे, इसको जोड़ेंगे 4 2 6 2 4, है ना, 246। ओके दोस्त, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो S40 की जो वैल्यू होगी वो होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 9 4 0, है ना, तो ये होगा 4920, जो S40 की जो वैल्यू होगी। तो S40 यहाँ निकल के आ गया 4920। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको इस प्रश्न में। चलिए बगैर समय को गंवाए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इजी प्रश्न है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करना है ना। सो 8 का प्रथम 15 गुणज, सबसे पहला गुणज 8, दूसरा 16, तीसरा 24, है ना, ये जो है क्रम चल। सो 8 के जो गुणज हो गए वो इन्हीं क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक? तो 15 गुणज, दैट मीन्स 15वां पद तक, है ना, 15वां पद तक। सो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 15, है ना। a की वैल्यू जो है यहाँ देख रहे हैं आप 8, d की वैल्यू देख रहे हैं आप यहाँ 8 और 16 के बीच का अंतर 8 है। ओके दोस्त, सो यहाँ आपको निकालना क्या है, आपको ज्ञात करना है S12, है ना, आपको ज्ञात करना है S15 ज्ञात करना है आपको, है ना। तो इस n का फॉर्मूला आप वही वाला अप्लाई करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके दोस्त, तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे, जो भी इस फार्मूला पे ये मान दिख रहा है आपको n का, a का, वो मान यहाँ से पुट करेंगे आप और इसका सॉल्यूशन आप स्वयं निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सो गाइस हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 14 पे, है ना। यहाँ जहाँ की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी 0 और 50 के बीच में जो भी विषम संख्या है उन सबका योग ज्ञात करना है ना। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहली जो विषम संख्या है 0 और 50 के बीच में वो होगी 1, क्योंकि विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, बिल्कुल। सो पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 2 तो होगी नहीं, बिकॉज 2 तो कट जाएगा 2 से, तो दूसरी विषम संख्या 3, है ना। अगली विषम संख्या जो होगी वो होगी 5। इसी तरह से ये विषम संख्या क्या है, चलती जा रही है, कहाँ तक, 50 तक। बट 50 तो आएगा नहीं, बिकॉज ये विषम संख्या की बात कर रहा है। सो लास्ट विषम संख्या जो होगी 0 और 50 के बीच की वो होगी 49। देखिए 2 से नहीं कटेगा ना, मतलब ये जो है वो अंतिम विषम संख्या होगी। ओके दोस्त, अब देख लेते हैं इससे क्या क्या सूची हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ए प्राप्त हो रहा है, जहाँ ए देख रहे हैं प्रथम पद 1 है ना। बात कर लेते हैं डी की, तो डी कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता है, 3 माइनस 1, डी हो गया 2, है ना। बात करते हैं अंतिम पद, यहाँ दिया हुआ है तो अंतिम पद को डिनोट करते हैं ए एन से, तो ए एन जो है वो है 49। अब क्या बोला है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना। तो योग ज्ञात करने के लिए हम एक देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ए एन दिया है, ए दिया है, तो सिंपल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ एन हमें नहीं पता है ना। सो एन अगर जो आप अपना कॉमन सेंस लगाए तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़िए कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपको कॉमन सेंस नहीं देखेगा, यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है। सो जो एन निकालेंगे हम एज अ प्रोसेस निकालेंगे, और भी फार्मूला से निकालेंगे, वो ए एन वाला फार्मूला से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके दोस्त, सो यहाँ देख रहे हैं एन जो है वो है 49, ओके, ए जो है वो है 1 प्लस एन जो है हमें नहीं पता है, देन n माइनस 1 का n माइनस 1 ही लिखेंगे, और d जो है वो है 2। आई होप कि बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा आपको इस पे, है ना। सो अगर जो हम इसको लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, सो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू, ये देखिए n माइनस 1 इंटू 2। कोई डाउट नहीं है। जब इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 48 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2।
ओके दोस्त। तो यहाँ देखिए जब n-1 की जो वैल्यू होगी, n-1 की जो वैल्यू होगी, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, है ना। तो ये होगी 48/2। जब आप इसको काटेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24। सो n-1 इज इक्वल टू 24, देन n इक्वल टू 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया है, n प्राप्त हो गया है 25। ओके दोस्त। तो चलिए अब हम निकालते हैं सभी विषम संख्या जो 0 से 50 तक के हैं उनका योग निकालते हैं। तो योग ज्ञात करने के लिए हमने लगाते हैं फॉर्मूला Sn, है ना। यहाँ an दिख रहा है इसलिए हम n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें n इंक्लूड होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ओके। सो यहाँ Sn जो है वो n की वैल्यू आपने निकाल लिया है 25/2, a की वैल्यू 1 प्लस an की जो वैल्यू है वो है 49। दिख रहा है ना आपको यहाँ। यहाँ तो मैंने लिख भी दिया है ना क्या क्या दिया है, ठीक है। सो जो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा 25/2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 150। इसको करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल होगा, है ना। 25 इंटू 25 इक्वल टू 625 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स वी कैन से द सम ऑफ दिस डिजिट इज इक्वल टू 625। ओके दोस्त। तो बढ़ते हैं बगैर समय को गंवाए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में आई होप कि कोई भी शंका नहीं होगा आपको, है ना। बड़ा इजी सा प्रश्न था, खेलने वाला प्रश्न था। बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज, अच्छा, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंबन से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बहुत अच्छी बात है, काम देर से कीजिएगा तो जुर्माना भी लगेगा, है ना। अब काम करना है आज, कीजिएगा 10 दिन बाद तो जुर्माना तो लगना चाहिए। सेम कंडीशन है। पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगेगा अगर एक दिन में एक दिन लेट से काम खत्म करते हैं। दूसरे दिन अगर 2 दिन ज्यादा लेट से काम खत्म करते हैं तो 250, तीसरे दिन 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंबन कर देता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, खेलने वाला प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में कि जुर्माना उसको प्रथम दिन का देना होगा 200 रुपए, दूसरे दिन का देना होगा 250 रुपए, तीसरे दिन का देना होगा 300 रुपए, और इसी तरह से ये 50-50 रुपए हर दिन बढ़ते जाएंगे, है ना। ठेकेदार साहब जो थे उन्होंने कितना दिन विलंब किया, तो भाई 30 दिन विलंब किया था। 30वां पद, है ना, 30वां पद तक का योग। समझ में आ गई बात? चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठेकेदार जो है एक दिन लेट करता है 200 रुपया उसको देना पड़ेगा जुर्माना, 2 दिन लेट करता है 250 रुपए, दूसरे दिन का 250 रुपए, तीसरे दिन का 300 रुपए, है ना। अर्थात जितना दिन लेट करेगा, ठेकेदार साहब ने कितना दिन लेट कर दिया, 30 दिन तक, है ना। 30 दिन इन्होंने काम को विलंब किया, ठीक है। सो पहला दिन उन्होंने 200 दिया, दूसरे दिन 250 दिया, तीसरे दिन 300 दिया, चौथे दिन 350 देंगे, पांचवें दिन 400 रुपए देंगे। इस तरह प्रत्येक दिन 50-50 रुपए ऐड होते जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर समान है, यानी 50 रुपए प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो रही है जुर्माने में। अर्थात यह एपी के रूप का है। तो जब एपी का रूप का है तो हमारे पास जो डाटा है उसको देख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। तो जो दिया है सबसे पहला पद अर्थात ए बराबर दिया है 200 रुपए, डी बराबर स्पष्ट रूप से लिखा है 50 रुपए बढ़ोतरी हो रही है ना। यहाँ आप देख सकते हैं, इससे भी घटाएंगे तो 50 रुपए होगा ना। अंतिम पद हमें पता नहीं है, एन जो है वो पता है, एन जो है कितना दिन का भाई 30 दिन का। तो 30 दिन तक का जोड़ना होगा 30। ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, एन प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं। इतना से तो काम हो ही जाएगा हमारा, है ना। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सम ऑफ 30 दिन के सभी जुर्माना का योग याद करेंगे। तो इसके लिए पता है आपको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, n/2, है ना, ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ओके। सो यहाँ एस 30 जो होगा
वो हो जाएगा n की वैल्यू 30/2 ब्रैकेट 2 गुणे a की वैल्यू 200, ओके, प्लस n-1 अर्थात 30-1, जहाँ d है 50। आई होप यहाँ कोई भी शंका नहीं होगी आपको इस प्रश्न में, है ना। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 होगा। सो जो एस 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 15, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई में 400 होगा, है ना, फिर प्लस ये होगा 39 इंटू, सॉरी 29 होगा ना, नॉट इंटू 15, है ना, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एस 30 की जो मान होगी वो होगी 15, ये होगा 400, प्लस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 15, है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्राप्त होगा 1450। ओके दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 15 गुणा, इसको जोड़ेंगे ना, 14 4 18, 1850, है ना, तो ये होगा 1850। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1850 इंटू 15, देन आपको प्राप्त होगा 27750। ये रहा आपका आंसर। ये जितना बड़ा दिख रहा था ना प्रश्न, कितना लंबा दिख रहा है कई लाइनों में, कुछ बच्चे देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना बड़ा प्रश्न है, इतना लंबा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा छोड़ के आगे बढ़ जाए, बट नहीं, दांत में सड़न हो जाएगी, है ना। ये कोलगेट की तरह काम कर रहा है बाबू। जिस तरह कोलगेट दांत के सड़न को बचाता है, उसी तरह आपको हर एक प्रश्न करना होगा ताकि दिमाग में सड़न उत्पन्न ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्त आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 16 पे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, यानी कुल जो राशि है वो 700 है ना। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो कम जो है वो 20 है, प्रत्येक पुरस्कार एक दूसरे से 20 कम है ना। तो बड़ा आसान सा शब्दों में हम कहें तो यह एपी है, बिकॉज अंतर सभी पदों का 20 है, यानी जो भी पुरस्कार की राशि है उनका अंतर क्या है, 20 है। स्पष्ट है, तो हम इससे बोल सकते हैं ये एपी है। समझ में आ गया होगा आई होप की। चलिए फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। माना किसी एक पहले बच्चे को 80 रुपए मिला पुरस्कार, दूसरे बच्चे को 20 कम मिलेगा यानी 60 रुपए मिलेगा, तीसरे बच्चे को 20 कम मिलेगा यानी 40 रुपए मिलेगा, अर्थात प्रत्येक पुरस्कार जो है नगद पुरस्कार वो 20-20 रुपए कम होते जा रहा है। तो जब एक के सार व अंतर समान होता है तो वो एपी होता है। इस चीज को, ये तो आपको पता है ना। तो ये प्रूफ करने की जरूरत है नहीं कि क्योंकि प्रश्न में कहीं लिखा भी नहीं है कि जांच करे कि ये एपी है कि नहीं, है ना। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एपी है, तो हम एपी के वे से ही करेंगे, है ना। अगर आपको लिखना भी होगा तो आप ऐसे लिखना प्रारंभ कर सकते हैं ना, प्रत्येक, है ना, पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार, तो प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 कम है, अर्थात इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है। ओके, तो यह एपी हो गया, है ना। जहां आपको दिख रहा है कि जो टोटल पुरस्कार है, टोटल पुरस्कार कितने हैं, 7 है ना, तो टोटल पुरस्कार जो है वो है 700 रुपए का। तो एस सेव है, यानी सम ऑफ टोटल 7 जो प्राइस है वो है 700, कोई डाउट नहीं है। एन की बात करें तो स्पष्ट है कि एन जो है वो 7 ही है ना, क्योंकि 7 पुरस्कार तो बांटने हैं इसमें, कोई डाउट नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके दोस्त, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रोसेस में इसके, और बात करें हम यहाँ डी की, है ना, तो इसे डी के आधार पर तो हमने बोला था कि ये एपी है, तो डी जो है वो 20 है। आई होप कि यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। इस डाटा में क्या डाउट होना होगा आपको, है ना। ठीक है, S7 जो है 700, ठीक है, N जो है 7 है, और D का मान जो है वो 20 है। सो अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे SN वाला, है ना, क्योंकि इससे बचा हुआ पार्ट जो होगा, यानी A जो बचा है, A नहीं है हमारे पास, सो A निकल के आ जाएगा। सो SN बराबर N/2 ब्रैकेट
2a प्लस n-1 d। तो यहाँ a से n की जो वैल्यू है वो 700 है, तो 700 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 d की जो वैल्यू है वो है 20। यहाँ तक कोई भी शंका नहीं होगा आपको, है ना। ये डायरेक्ट काट दें हम ना, क्योंकि देखिए ये ऊपर है, ये इधर जाएगा तो नीचे आएगा, है ना। सो ये जो होगा ये होगा इससे ये कट जाएगा 100 बार में, है ना। तो इसको काटने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 100 इक्वल टू 1/2। ये 7 तो कट गया ना, तो एक ही बचा ऊपर में, ये 2a प्लस 7-1 इक्वल टू 6 और 6 मल्टीप्लाई विथ 20 इक्वल टू 120। यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। यहाँ हम देख रहे हैं 2 से ये भी कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा 60 बार में। ओके दोस्त, सो ये हमारे पास जो होगा वो बचेगा a प्लस 60, बिकॉज एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, बराबर 100। देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100 प्लस 16 इक्वल टू 160। सो ए की जो वैल्यू है, यानी जो प्रथम पुरस्कार है वो है, फर्स्ट पुरस्कार जो है वो है 160, और दूसरा प्रत्येक उससे क्या है 20 कम है, तो दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 160 माइनस 20। तीसरा पुरस्कार जो होगा वो होगा ये घटा के हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, है ना। ये 60 हो गया पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 140 का, तीसरा पुरस्कार हो जाएगा 140 माइनस 20, यानी प्रत्येक पुरस्कार 20-20 घटते हो जा रहा है ना, 120 का। चौथा पुरस्कार जो होगा वो होगा 120 माइनस 20, दैट मीन्स 100 का, है ना। पांचवा पुरस्कार जो होगा वो होगा 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80। छठा पुरस्कार जो होगा वो होगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60, और जो सातवां पुरस्कार और अंतिम बच्चे को जो पुरस्कार मिलने वाला है वो मिलने वाला है 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 का। सो ये रहा हमारे पास पुरस्कार की लिस्ट कि किस बच्चे को कितना पुरस्कार मिलने वाला है ना। आप यहाँ देख रहे हैं जो बच्चा टॉप है उसको 160 रुपये, दूसरे को 140, तीसरे को 120, इसको 100, 80, 60 और 40। आई होप ये प्रश्न बड़ा इजी सा था आपके लिए भी, और ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, है ना। सो बगैर समय को गंवाए बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ। सो दोस्त, इसी क्रम में हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 17 पर, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, है ना। यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 12 तक, है ना, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है ना। तो हम करते क्या है, पहले एक अनुभाग का निकाल लेते हैं कि एक प्रत्येक कक्षा का अगर एक एक अनुभाग पेड़ लगाए तो कितना पेड़ लगाएगा, और अंतिम में क्या करेंगे, कितना पेड़ लगाएगा एक एक अनुभाग उससे 3 गुना, तीनों मिलकर 3 अनुभाग मिलकर पेड़ लगाएगा सबका, है ना। बड़ा इजी सा प्रश्न है। ओके दोस्त, तो प्रश्न देखने में ही भले बड़ा सा लग रहा है लेकिन है बड़ा इजी सा प्रश्न, है ना। कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रत्येक क्लास के एक एक अनुभाग को हम लेते हैं तो एक पहला क्लास का पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे क्लास का दूसरा अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी क्रम में एक एक अनुभाग को ले रहे हैं ना, ठीक है। सो यहाँ होगा प्रत्येक कक्षा का
एक एक अनुभाग ना, एक एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़, द्वारा लगाया गया पेड़, ठीक है। सो पहला कक्षा का पहला पहला एक अनुभाग 1 लगाएगा, दूसरा कक्षा के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा कक्षा के एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इसी तरह 12वां कक्षा के एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, है ना। अभी हम एक अनुभाग को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में 3 अनुभाग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। सो हमारे पास जो होगा वो टोटल अनुभाग का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले एक एक अनुभाग, अगर सभी कक्षा के एक एक अनुभाग पेड़ लगाएं तो टोटल कितने पेड़ों की संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं एपी क्रम में आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ कॉमन डिफरेंट आपको दिख रहा है, कितना कॉमन डिफरेंट है, तो 1 का कॉमन डिफरेंट है। तो एपी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ए जो है वो है 1, बात करें एन की तो कुल पद है 12, बात करें हम ए प्राप्त हो गया, हमें एन प्राप्त हो गया, डी है ना, डी की बात करें तो 2 - 1 = 1। ओके तो दोस्त, सो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 डी। ओके दोस्त, सो S12 निकालना हमें, S12 = 12/2 ब्रैकेट 2 × 1 + n-1 = 12 - 1 11, और डी का मान तो पता है 1 है, मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है ना। इसको कैंसिल करेंगे हम, 6 टाइम्स में होगा, है ना। ये होगा S12 = 6 × देखिए 2 × 1 = 2 अब प्लस 11 = 13, है ना। सो S12 जो होगा वो होगा 78। ओके दोस्त, तो अगर प्रत्येक कक्षा के एक एक अनुभाग पेड़ लगाए तो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे, 78, है ना। सो हमें क्या करना है, हमें करना है प्रत्येक कक्षा के कितना अनुभाग पेड़ लगा रहा है, 3 अनुभाग, है ना। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, है ना, 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3 × 78। ओके, सो 8 × 3 = 24 और 7 × 3 = 21, 21 और 2 23। ओके दोस्त, तो कुल कितने पेड़ लग जाएंगे, 234। आई होप कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त, इस क्रम को बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 18 पे, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, है ना, बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 आपको दिख रहा है यहाँ, है ना। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ, है ना, कि प्रत्येक में पहले जो है, इस पहले में जो ये रेडियस है, त्रिज्या है, वो है 0.5, है ना। फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक, अभी मैं सिर्फ इस अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ, है ना, इस अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ। तो इस अर्धवृत्त में जो त्रिज्या है वो है 0.5। जब मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अर्धवृत्त की बात करूंगा, सो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं, है ना। तो ये कुल लंबाई पूछ रहा है कि कुल लंबाई जो है ना, ऐसे राउंड अप करते जा रहा है ना। तो ये जो ये सर्पिल है, इसकी कुल लंबाई क्या है। तो आपको दिख रहा है कि ये तो एक अर्धवृत्त बन रहा है, यानी हर कंडीशन में एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो सबसे पहले जो पहला है L1 है ना, इस L1 का जो अर्धवृत्त है वो कितना है, देन L2 का अर्धवृत्त कितना है, L3 का अर्धवृत्त कितना है। अगर सबका अर्धवृत्त हम निकाल लेते हैं, तत्पश्चात
हम सभी वृत्त को जोड़ देंगे तो लंबाई निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि वृत्त ही तो है ना ये अर्धवृत्त, और इन्हीं सभी अर्धवृत्तों को हम जोड़ देंगे तो ये सर्किल जो है, स्पाइरल जो है, इसकी लंबाई कितनी है निकल के आ जाएगी आसानी से हमारे सामने। कोई डाउट तो नहीं है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हम सबका क्या करते हैं, इसका अर्धवृत्त निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं L1 की, है ना, यहाँ L1 दिया गया है सिंबल में, दूसरा L2 दिया गया है, यहाँ नीचे भी लिखा है L1 L2, ले सकते हैं आप L3, है ना। सो L1 जो है का अर्धवृत्त बराबर, तो वृत्त का परिमाप जो देखते हैं आप, तो आपको पता है ये परिमाप ही तो निकालेंगे अर्धवृत्त का ना, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये टोटल कैप्चर करना होगा, टोटल क्षेत्रफल कहलाता है। और जो ये बाउंड्री होती है इसकी लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। ओके दोस्त, तो अर्धवृत्त जो है L1 अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा, परिमाप ही निकालना होगा। ओके दोस्त, तो इसका जो परिमाप होगा वो होता है, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, पाई आर, है ना, क्योंकि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर, ठीक है। सो इसका परिमाप होगा पाई आर, जहां पाई का मान है 22/7 और आर का मान तो आप देख रहे हैं L1 में आर का मान कितना है, तो L1 में जो आर का मान है वो है 0.5। ओके दोस्त, तो हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, या तो डेसिमल में करेंगे तो कंप्लीट कटेगा नहीं। ओके, तो ये जो होगी इसका जो परिमाप होगा L1 जो होगा, L1 का परिमाप जो होगा वो होगा 22/7 गुणा, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये होगा 5/10, है ना, नीचे जाएगा तो ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ये कट जाएगा ना, यहाँ तो कट ही जाएगा, ये कट जाता है 1, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, देन हमारे पास प्राप्त होगा 11/7। ओके, सो जो अर्ध परिमाप है L1 का वो प्राप्त होता है 11/7। इसी तरह सबका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, बट यहाँ स्पेस हम ले लें थोड़ा सा, है ना। L2 का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो L2 इसका भी होगा पाई आर, है ना। सो पाई आर में यहाँ शो करेंगे हम पाई बराबर 22/7 और आर का मान जो है वो है 1, है ना। आप प्रश्न में दे सकते हैं आर का मान जो है दूसरे का वो 1 है, तीसरे का 1.5 है ना। तो इसका जो मान है आर का वो है 1, इसको हम करते हैं तो प्राप्त होगा 22/7। ओके दोस्त, L3 की बात करें, बस 3 ही से हम कर लेंगे काम, है ना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका भी होगा पाई आर, देन पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7 गुणे आर की वैल्यू 1.5, है ना। इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 22/7 इंटू 15/10 होगा ना, बिकॉज ये दशमलव हटेगा तो 10 हो जाएगा। देन इसको करेंगे तो 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, ये कट जाएगा 11 दूना 22, तो ये होगा 11 तिहाई 33/7। अर्थात जो परिमाप निकल के आया हमारे सामने वो था, सबसे पहला परिमाप था वो था 11/7, दूसरा निकल के आया 22/7, तीसरा निकल के आया 33/7, है ना। इस तरह ये परिमाप इसका निकलते आ रहा है, कहाँ तक, तो 13 पदों तक की बात चल रही है यहाँ, ठीक है दोस्त। तो ये हमारे पास एक क्रम देखने को मिल रहा है, हमारे पास जो था ये क्रम देखने को मिल रहा है कि ये 22/7 ये जो पहला था हमारा 11/7, है ना, दूसरा 22/7, तीसरा 33/7, इसी क्रम में ये और बढ़ते रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इससे क्या क्या सूचियां हमें प्राप्त होती है। तो ए प्राप्त होती है, सबसे पहले बात करें की तो 11/7, है ना। एन की बात करें तो प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि टोटल कितने का स्पाइरल ज्ञात करना है आपको, तो 13, है ना, यहाँ दर्शाया गया है, बनाया गया है जैसा कि कृतना दर्शाया क्रमागत अर्धवृत्त। यहाँ क्वेश्चन पूरा आपको दिखा दूं फिर से, ठीक है। तो ये प्रश्न बोल क्या रहा है, 2 सेंटीमीटर वाला उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि कृतना दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, है ना, 13 टोटल, है ना। तो इसी क्रम में ये क्या है, अर्धवृत्त जो होंगे उसके इसी क्रम में होंगे, पहला 11/7 है, दूसरा 22/7, तीसरा 33/7, इसी क्रम में टोटल कितने हैं, तो 13
अर्धवृत्त है। ओके दोस्त, सो n की जो संख्या होगी वो होगी 13। बात करें d की, तो d के लिए पता है आपको क्या करेंगे, है ना, a2 माइनस a1, 22/7 माइनस 11/7। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पश्चात होगा 11/7। तो d की जो वैल्यू निकल के आई वो 11/7 आ गई। a निकल के आ गया हमारे पास, n निकल के आ गया, d निकल के आ गया। अब क्या चाहिए, है ना, अब तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम Sn का, है ना। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके दोस्त, तो यहाँ S13 की बात कर रहा था मैं क्या, क्वेश्चन है 13 की बात कर रहा है। 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, जहाँ ए है 11/7, ओके, प्लस n जो है वो 13 माइनस 1, और d की बात करें तो d था हमारा 11/7। आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है दोस्त, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तत्पश्चात हमें प्राप्त होगा S13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट 22/7 प्लस ये घटेगा तो 12 होगा, है ना। ओके दोस्त, तो 12 में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 120 और 24, सॉरी यह 12 होगा, 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, है ना, अब बटा 7। आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है दोस्त, तो इसको S13 की जो वैल्यू होगी वो होगी 13/2 ब्रैकेट LCM 7, 22 प्लस 132, सो 13/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, देन 1/7, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होगा, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, 77, ये हो गया 11 बार, है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा 13 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ करना होगा हमारे पास क्या बच रहा है, 13 इंटू 11 इक्वल टू 143। तो जो लेंथ होगी ये टोटल स्पाइरल की वो होगी 123 सेंटीमीटर है, तो इसलिए सेंटीमीटर में होगी। आई होप कि इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। मैं टोटल इसको मिनिमाइज करके थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके टोटल, फिर भी नहीं दिख पाएगा, और छोटा करूँ तो शायद, बट एक क्वेश्चन साइड में चला गया। चलो, अर्थात हमें सॉल्यूशन दिखना है, क्वेश्चन तो आप अपने बुक से ही देख सकते हैं ना। तो ये रहा सॉल्यूशन। ओके दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। So friends, here is the second last question of your exercise, question number 19. So question number 19 is, दो सलट्टों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 2 सलट्टे, इसके अगले पंक्ति में 20 लट्ठे, से अगले में 19, उसके अगले में 18, इसी क्रम में रखा गया है ना। 2 सलट्टे कितने पंक्तियों में रखे जाएंगे, तो कितने और ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसे ही लाठियों का क्या किया गया है, ढेर बनाकर रखा गया है। तो जो सबसे पहली पंक्ति में है वो है 20, उसमें है 20 लाठियां। ओके, तो सबसे पहले पंक्ति में है 20 लाठियां, तत्पश्चात उसके बाद वाली पंक्ति में है 19 लाठियां, उसके बाद वाली पंक्ति में है 18 लाठियां। इसी तरह ये चलते जा रही है nth टर्म तक, है ना। जहां हमें पता नहीं है कि कितने पंक्तियां इसमें है, पंक्तियां तो कोई लिखा नहीं है ना कितने पंक्तियां हैं, यानी n इसमें नहीं लिखा गया है। लेकिन एक चीज है कि जो Sn जो दिया गया है, Sn यानी कुल लाठियों की संख्या दी गई है, वो दिया गया है 200। एक तो लाठियों की संख्या आपको देखने को मिल गया 200 दिया हुआ है,
दूसरा अगर हम इस सीरीज से बात करें तो ए की वैल्यू भी हमें देखने को मिल गया 20 दिया हुआ है ना। और डी की बात करें तो डी भी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। डी कितना है 20 माइनस 19 इक्वल टू, सॉरी 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। तो ये क्रम है लाठियां रखने का, है ना। इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है कि कुल कितनी पंक्तियां है, अर्थात n इक्वल टू वाट, है ना। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति, तो सबसे शुरू वाली पंक्ति को ए, सबसे शुरू वाली को ए बोलते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं हम ए एन, है ना। सो एक तो एन ज्ञात करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है ए एन। ओके दोस्त, आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। एक हमें एन ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है ए एन। सो इसको लेकर के हम एस एन के फॉर्मूला पे पुट करते हैं। सो एस एन बराबर आपको पता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ओके, n-1d। सो यहाँ एस एन की बात करें तो n/2, जहाँ n हमें नहीं पता है तो n/2 को n/2 से लिखेंगे, है ना। और 2 ए की वैल्यू जो है वो 20 है, प्लस n-1 को ऐसे ही डिनोट करेंगे कि हमारे पास नहीं है। डी की बात करें तो -1 है। ओके दोस्त, आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। सो आगे देखते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर, अच्छा एस एन की वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं, एस एन का वैल्यू दे रखा है ना 200। तो 200 ये इधर जाएगा, है ना। तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको इधर कर ले या फिर इधर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट 20 गुना 40 प्लस n इंटू -1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। इसको सॉल्व करते हैं। 20 गुना 200 गुना 400 बराबर ये n ब्रैकेट 40 और प्लस 1 41 और प्लस माइनस माइनस n। ओके दोस्त, सो इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा n में 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो n में n से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट -n², है ना, प्लस 41 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि इस साइड लेके आएगा तो माइनस में होगा ना, 400। आई होप कि यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। सो यहाँ हम बात करें माइनस का n²। ओके दोस्त, सो यहाँ देख रहे हैं माइनस है ना, बट स्टार्टिंग में माइनस होगा तो सोल्यूशन में प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली सोल्यूशन इसका हो ही नहीं पाता है। इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना, क्योंकि 0 तो होगा ही ना। कहाँ चला गया, चलिए सही जगह पे है ना। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हो जाएगा n², दूसरा माइनस प्लस और माइनस माइनस 41, तीसरा माइनस और ये माइनस था ना, प्लस 400। ओके, तो ये दिख रहा है आपको कि ये द्विघात समीकरण के रूप में निकल के सामने आया, है ना। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि द्विघात समीकरणों को हम किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किसका करेंगे, ऑफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट टर्म, है ना, यानी 400 और x² के गुणज को फैक्टराइज करेंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो 400 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 400। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम अलग से कलर चेंज कर ले, तो 400 को हम फैक्टराइज करेंगे, 400 को 2 से फैक्टराइज करेंगे 200, देन 2 से फैक्टराइज करेंगे 100, देन 2 से फैक्टराइज करेंगे 50, देन 25, देन 5, है ना। अब इसको ऐसे पेयर करना है आपको जिसका या तो सब्ट्रैक्ट करने पे या तो ऐड करने पे 41 प्राप्त हो जाए, है ना। तो यहाँ हम करते हैं 25, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, तो 16 और 25 41 प्राप्त हो रहा है इजिली, है ना, बड़ा इजी सा दिख रहा है। तो अगर जो हम -16 और -25 ले लें तो मल्टीप्लाई करने पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 400,
और इस दोनों को ऐड करेंगे तो -41 आ ही जाएगा, है ना। सो ये होगा n स्क्वायर -16, यहाँ n था ना, n मैंने छोड़ दिया था इसको, पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 41 में n से तो ये नहीं आएगा ना, ठीक है। 16n -25n प्लस 400। होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। तो इसको करते हैं, इस दोनों में कॉमन देख रहे हैं हम, n आ रहा है कॉमन, है ना। सो n को कॉमन ले लेंगे, अंदर होगा n -16। इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, मैंने बताया था, इसको n -16 लिख लेंगे। अब टारगेट पूरा क्या करना है आपको, 25 लाना है, तो -25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो जो हमारे पास निकल के आया, पहला समीकरण n -16 और दूसरा समीकरण निकल के आया n -25। ओके, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू निकल के आएगी 16, और यहाँ से n की वैल्यू निकल के आएगी 25, है ना। या तो n 16 होगा या तो n 25 होगा, दोनों दिख रहा है पॉजिटिव में और दोनों दिख रहे हैं प्रकृत संख्या है, तो n 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। ओके दोस्त, सो अभी क्या बोल रहा है इसके बाद देख रहे हैं हम, ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ऊपर की पंक्ति में, है ना, यानी an निकालना है, ठीक है, an। अब an में आप देख रहे हैं, आप n 16 a16 निकाल सकते हैं या a25, दोनों निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो हम निकाल लेते हैं a16 और a25। उसके पहले कुछ कलर चूज कर ले, है ना। सो हम निकालेंगे a16, तो a16 वाला क्या होगा, a प्लस n -1 डी, है ना, n -1 डी। तो ये होगा a16 बराबर a की वैल्यू, बात करें a की वैल्यू की, a की वैल्यू 20 प्लस 16 -1 इक्वल टू 15। और बात करें d की, तो d की वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें -1, है ना। तो a16 जो होगा वो होगा 20 -15, देन वैल्यू ऑफ a16 इज इक्वल टू 5। ओके दोस्त, तो a16 की जो वैल्यू होगी या तो सबसे ऊपर 16 होगी, उसी तरह हमें a25 की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। तो a25 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, स्पेस ऊपर है, a25 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं 25 की वैल्यू, है ना। तो a25 इक्वल टू a प्लस 25 -1 इंटू -1, देन a25 इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू -1, देन a25 इक्वल टू 20, और ये देखिए प्लस माइनस -24। तो ये जो 25 की वैल्यू होगी वो होगी -4। ओके दोस्त, सो यहाँ स्पष्ट हो गया, कोई डाउट नहीं है, अब देख लेते हैं। यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है ना, कि अगर 16 रो हो इसमें, है ना, मेन टोटल 16 उसमें है, टोटल 16 पंक्तियां है अगर उसमें, तो उसकी वैल्यू आ रही है 5, यानी सबसे ऊपर 5 होगी। तो अगर टोटल हम n की वैल्यू 25 लेते हैं और टोटल 25 पंक्तियां को लेते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर वाले में कितने लट आनी चाहिए, -4, जो पॉसिबल ही नहीं है। -4 लाठी आएगी ऊपर, कैसे आएगी भाई, नहीं आएगी ना। सो क्लियरली जो आंसर होगा वो होगा यहाँ, है ना। तो जो आंसर होगा वो होगा 5। ओके दोस्त, आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। प्रश्न स्पष्ट रूप से समझ में तो आ गया ना। यहाँ एक जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति की वैल्यू आ रही है -4, जो हो नहीं सकती, सबसे ऊपर में -4 यहाँ दिख रहा है आपको, 5 आ रहा है, जो स्पष्ट है कि यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसको छोटा करके थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ताकि आप इसका नोट्स बना सके अगर आप इच्छुक हो तो, है ना। तो ये रहा सॉल्यूशन हमारा। ये थोड़ा सा मैं साइड कर दूं कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, और कुछ ऊपर तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है दोस्त। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर रखी एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, है ना। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकट आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रख देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस, मतलब ऐसी ये प्रक्रिया चलते रहता है उसका, है ना, बाल्टी में डालती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो है ये यहाँ से बाल्टी की जो दूरी है वो है 5 मीटर। ओके, पहली आलू जो है वो 5 मीटर पर रखी गई है। दूसरी आलू जो होगी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। तो दूसरी आलू जो होगी वो हो जाएगी 8 मीटर की दूरी पे। तीसरी आलू जो हो जाएगी 11 मीटर की दूरी पे। चौथी आलू जो होगी 11 3 14 मीटर की दूरी पे। इसी क्रम में इसकी दूरियां बढ़ती जा रही। प्रश्न समझ में आया आपको? कहने का तात्पर्य है कि जो पहला आलू रखा गया इससे 5 मीटर दूर बाल्टी रखा गया है। अब यहाँ से कोई प्रतियोगी आएगा, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, बाल्टी के पास से चलना प्रारंभ करेगा, यहाँ आया, आलू उठाया, फिर वापस आया और इसमें डाल दिया। तो पहले इसने 5 किलोमीटर ये इसको चलना होगा आलू के पास तक, फिर वापस इसको 5 किलोमीटर आना होगा आलू रखने के लिए। यानी पहले इसने दूरी जो तय की वो की 5 गुणे 2 अर्थात 10 मीटर। दूसरे क्रम में आलू उठाने के लिए इसको चलना होगा 8 मीटर, फिर वापस आना होगा इसको, है ना। अर्थात दूसरे क्रम में इसको दूरी जो तय करनी होगी वो होगी 8 गुणे 2 अर्थात 16 मीटर। उसी प्रकार तीसरे क्रम में, चलिए मैं नीचे लिखूं, है ना, ठीक है। सो हम यहाँ देख रहे थे कि पहला स्टेप में इसको क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा प्रतियोगी, तो 5 किलोमीटर चले जाएगा और आलू लाएगा, यानी 2 बार डिस्टेंस कवर करेगा, यानी डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 10 मीटर का करेगा, है ना। दूसरा स्टेप में वो कर रहा था, है ना, दूसरा जो स्टेप था उसमें वो कर रहा था, कितना दूर जाना था उसको, 3 मीटर दूर पर आलू रखा हुआ था, तो 5 और 3 8 मीटर दूरी पर होगा। अब इसको भी 8 मीटर दूर जाएगा, फिर 8 वापस आएगा, 8 मीटर, 16 मीटर हो गया, है ना। तीसरा स्टेप में क्या होगा, तीसरा स्टेप में हमें देखने को मिल रहा है कि 16 मीटर तो ये फिर दूसरा स्टेप में कवर कर चुका है। तीसरा स्टेप में इसको 8 और 3 11 मीटर जाना होगा, फिर 11 मीटर वापस आना होगा, अर्थात 22 मीटर इसको दूरी तय करनी होगी। ओके, तो फर्स्ट में इसको 10 मीटर, दूसरे में 16 मीटर, तीसरे में 22 मीटर, इसी क्रम में उसको दूरी तय करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 16 22 इतना मीटर उसको दूरी तय करना होगा। कितना तक, तो एनवा पद तक। एनवा था 13 पद है इसमें ना टोटल, यहाँ देख रहे हैं 13 दिया हुआ था शायद आलू की कुल जो संख्या थी वो 10 आलू रखे गए, है ना, 10 आलू तक, है ना। सो इसको क्या करना होगा, 10वां आलू तक, है ना, 10वां आलू। तो 10वां आलू का स्थान जो होगा सबसे अंतिम में होगा, इसको 10वां आलू तक आना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से तो सबसे पहले मिल जा रहा है हमें ए, है ना, जो सबसे पहली दूरी है वो है 10। बात करें डी की तो 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, है ना। एन की बात करें तो कुल कितना है 10। ओके, अब टोटल दूरी निकालना है ना। पहले तो उसने 10 मीटर चला, दूसरी बार उसने 16 मीटर, तीसरी बार 22 मीटर, इसी तरह 6 के अंतर ये बढ़ते रहेगा, उतना दूरी इसको तय करना पड़ेगा कितना बार, तो 10वां आलू तक। ओके, सो जो एन की वैल्यू हो गई वो 10। अब हम निकालेंगे एस 10 की वैल्यू, है ना, कि टोटल उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो एस एन बराबर पता है आपको क्या होता है, n/2, तो n है 10/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू याद दिख रहा है आपको 10 प्लस n-1d। सो n की वैल्यू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, और d की वैल्यू आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है 6। ठीक है दोस्त,
इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमें S10 जो है वो प्राप्त होगा इक्वल टू 5 इंटू 5 10 टू 20 प्लस 54 20 प्लस 54। ओके, so S10 इक्वल टू, तो ये होगा 370। ओके, आई होप ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। चलिए टोटल क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा करके, है ना। टोटल सॉल्यूशन में भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त हो गई हमारी एक्सरसाइज 5.3। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।